परमाणु होता क्या है? व्हाट इज एन एटम? तो दोस्तों, कभी आपने बॉम्बे यानी कि एंट हिल देखा हुआ है जिसके अंदर चींटियां रहती हैं? तो अगर आप बॉम्बे की रचना देखें तो इसकी जो रचनात्मक इकाई है यानी इसकी जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है रेत के कण। इन छोटे छोटे रेत के कणों से बॉम्बे का निर्माण होता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई क्या होती है? यानी कि जो सभी पदार्थ होते हैं वह किन छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि सभी पदार्थों यानी कि चाहे वो ठोस हो, द्रव हो या फिर गैस हो, सभी की रचनात्मक इकाई परमाणु होते हैं। अब यहाँ पर बात आती है, क्या आपने कभी परमाणु को देखा है? तो आपका सीधा सा जवाब होगा नहीं। लेकिन आपने परमाणु को क्यों नहीं देखा है? आइए हम इसका रीजन जानते हैं। तो परमाणु को हम इसलिए नहीं देख सकते कि परमाणु इतने छोटे होते हैं कि इनकी हम तुलना या कल्पना नहीं कर सकते। तो यदि हम बात करें परमाणु के त्रिज्या की, तो परमाणु की त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 1 नैनोमीटर बराबर होते हैं 10 के घात -9 मीटर, या फिर हम कह सकते हैं 1 मीटर बराबर 10 के घात 9 नैनोमीटर। तो जो परमाणु की त्रिज्या होती है वो नैनोमीटर में होती है और 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के घात -9 मीटर। तो परमाणु क्या होता है, आइए इसके संबंध में जानते हैं। तो हमारे भारतीय दार्शनिक महर्षि कणाद के अनुसार, जिन्होंने परमाणुओं के संबंध में अवधारणा दी थी, और इनका कहना था यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होते जाएंगे तथा अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जहां पर कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। तो महर्षि कणाद का कहना था कि जब हम किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ते हैं, अब जो छोटे छोटे टुकड़े प्राप्त हुए हैं उन्हें और भी छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ें और यह प्रक्रिया हम लगातार दोहराते जाएं तो एक समय ऐसा आएगा कि हम उस पदार्थ को और छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित नहीं कर पाएंगे। और यही कण जो कि अंत में विभाजित नहीं होता, इसे महर्षि कणाद ने परमाणु कहा। यानी कि इस अविभाज्य सूक्ष्मतम कण को कणाद ने एटम यानी कि परमाणु कहा। तो इस आधार पर परमाणु की परिभाषा हम कुछ इस प्रकार से दे सकते हैं, किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जो विभाजित नहीं होता उसे हम परमाणु कहते हैं। परंतु यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आधुनिक खोजों के आधार पर यह सिद्ध किया जा सका है कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि परमाणु भी एक विभाज्य कण है। तो परमाणु क्यों विभाज्य कण है, परमाणु का निर्माण कैसे हुआ है, इन सभी टॉपिक को हम आगे वीडियो में जानेंगे। तो आइए हम परमाणु से जुड़े हुए कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानें। तो सबसे पहला पॉइंट है, सभी द्रव्यों की जो रचनात्मक इकाई होती है वो परमाणु होती है और परमाणु अत्यंत छोटे होते हैं। तो इस पृथ्वी पर चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, या हमारा खुद का पृथ्वी हो, या फिर हम ब्रह्मांड की बात करें, सभी अत्यंत छोटे कणों से मिलकर बने हैं और उन कणों को हम बोलते हैं परमाणु। और जैसा कि मैंने पीछे बताया था, परमाणु का आकार नैनोमीटर में मापा जाता है और मैंने इसकी यूनिट बताई थी कि 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 के घात -9 मीटर। तो आप देख सकते हैं कि इतनी छोटी साइज होने के कारण ये परमाणु का जो आकार होता है बहुत छोटा होता है और इस कारण परमाणु हमें दिखाई नहीं देते। आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, विभिन्न तत्वों के परमाणुओं के क्या प्रतीक है, यानी कि विभिन्न तत्वों के परमाणुओं को हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। तो डाल्टन ऐसे प्रथम वैज्ञानिक थे जिन्होंने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। डाल्टन के पश्चात आए वैज्ञानिक बर्जीलियस। तो बर्जीलियस ने सुझाव दिया कि जो तत्वों के प्रतीक होते हैं, तत्वों के नामों के 1 या 2 अक्षरों से प्रदर्शित किए जाते हैं। प्रारंभ में तत्वों के नाम की उत्पत्ति उन स्थानों के नाम से की गई जहां से वे सर्वप्रथम पाए गए थे। जैसे यदि हम बात करें कॉपर की, तो कॉपर का नाम साइप्रस से व्युत्पन्न हुआ। वही बात करें हम कुछ तत्वों के नाम उनके विशिष्ट रंगों से लिया गया। जैसे अगर हम बात करें स्वर्ण की यानी गोल्ड की, तो गोल्ड का नाम अंग्रेजी के उस शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ होता है पीला। तो यदि हम बात करें आधुनिक समय की, तो इस समय इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसे शॉर्ट में हम IUPAC, जो कि एक अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है,
जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करता है। अधिकतर तत्वों के प्रतीक उन तत्वों के अंग्रेजी नामों के एक या दो अक्षरों से बने होते हैं। तो किसी भी प्रतीक के पहले अक्षर को सदैव बड़े अक्षर यानी कि कैपिटल लेटर तथा दूसरे अक्षर को छोटे अक्षर यानी कि स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। जैसे यदि हम बात करें हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन को H से, एल्युमिनियम को Al से और कोबाल्ट को CO से प्रदर्शित करते हैं। ठीक इसी प्रकार कुछ तत्वों के प्रतीक उनके अंग्रेजी नामों के प्रथम अक्षर तथा बाद में आने वाले किसी एक अक्षर को संयुक्त करके बनाते हैं। जैसे कि बात करें क्लोरीन Cl, वही बात करें हम जिंक की तो Zn, वही हम बात करें कुछ अन्य तत्वों की तो कुछ ऐसे भी तत्व हैं जिनके प्रतीकों को हम लैटिन, जर्मन या फिर ग्रीक भाषाओं के नाम से लिया गया है। जैसे यदि हम बात करें लोहे की, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं आयरन, तो आपके दिमाग में आता होगा कि इसे हम आई से प्रदर्शित करेंगे, बट हम देखें तो लोहे को Fe से प्रदर्शित किया जाता है। क्यों प्रदर्शित किया जाता है? क्योंकि लोहे का नाम लैटिन नाम फेरम से लिया गया है, इसलिए इसे Fe से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह सोडियम को S से प्रदर्शित न करके हम Na से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह नाम लिया गया है नेट्रियम से। वही बात करें हम पोटेशियम की, तो पोटेशियम को हम K से प्रदर्शित करते हैं, क्योंकि यह नाम लिया गया है केलियम से। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि किसी भी तत्व का एक नाम होता है और उसको प्रदर्शित करने के लिए प्रतीक होता है। तो यहाँ पर मैंने टेबल दे रखा है, आप इन सभी तत्वों के नाम और उनके प्रतीक को याद कर लीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, आगे आपको इनकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि एल्युमिनियम को Al से, आर्गन को Ar से, बेरियम को Ba से, बोरान को B से, ब्रोमीन को Br से, कैल्शियम को Ca से, कार्बन को C से, क्लोरीन को Cl से, कोबाल्ट को Co से, कॉपर को Cu से, फ्लोरीन को F से, गोल्ड को Au से, हाइड्रोजन को H से, आयोडीन को I से, आयरन को Fe से, सीसा को Pb से, मैग्नीशियम को Mg से, नियान को Ne से, नाइट्रोजन को N से, ऑक्सीजन को O से, पोटेशियम को K से, सिलिकॉन को Si से, चांदी को Ag से, सोडियम को Na से, सल्फर को S से, यूरेनियम को U से और वहीं जिंक को हम Zn से प्रदर्शित करते हैं। तो यदि हम बात करें मोल की, तो मोल एक प्रकार से एक संख्या है। ध्यान से समझिएगा कि मोल एक प्रकार से एक संख्या है। जैसे यदि हम बात करें एक दर्जन की, तो जब भी एक दर्जन की बात होती है तो एक दर्जन का मतलब क्या हुआ? 12। यदि आप मार्केट में एक दर्जन केले लेने जाते हैं तो आपको कितने केले मिलते हैं? 12 केले मिलते हैं। तो ठीक इसी प्रकार किसी भी पदार्थ का एक मोल उसके 6.022 इंटू 10 के पावर 23 के बराबर होता है। और इस संख्या को हम एवोगैड्रो संख्या या फिर एवोगैड्रो स्थिरांक के नाम से भी जानते हैं। तो एवोगैड्रो संख्या या फिर एवोगैड्रो स्थिरांक, जिसे हम N0 या फिर Na से निरूपित करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि एक मोल एक बहुत बड़ी संख्या है, जिसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 7 टाइम 000 है, ठीक, और इसे हम 602 हेक्सलियन भी लिख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि एक दर्जन बराबर 12 केले, उसी तरह एक मोल बराबर 6.022 इंटू 10 के पावर 23 होता है। तो जैसे अगर मैं बोलूं एक मोल समोसा, तो एक मोल समोसे का मतलब क्या हुआ? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 समोसे। अगर मैं बोलूं एक मोल मार्बल्स, यानी कि एक मोल कंचे बराबर कितने होंगे? सेम वही आंसर होगा, 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कंचे। तो कहने का मतलब यह है कि जब भी एक मोल की बात होगी किसी भी चीज का, उसका मतलब होगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो इसलिए मैंने आपको पीछे बताया था कि मोल एक संख्या है और वह संख्या है 6.022 इंटू 10 के पावर 23। तो आप देख सकते हैं कि ये नंबर कितना बड़ा है। तो अगर हम बाहरी दुनिया के लिए देखें तो यह नंबर बहुत बड़ा है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि एक मोल कंचे की बात करें तो उसमें कितने कंचे आएंगे? 6.022 इंटू 10 के पावर 23 कंचे आएंगे। अगर इतने कंचे को हम देखा जाए तो हमारी जितनी बड़ी पृथ्वी है उतनी बड़ी पृथ्वी में इतने कंचे आएंगे। सोचिए ये नंबर कितना बड़ा है। लेकिन अगर हम केमिस्ट्री के लेवल पर देखें तो ये नंबर बहुत ही छोटा है। तो आइए अब हम देखते हैं कि कैसे हम मोल को परिभाषित कर सकते हैं। तो किसी भी स्पीसीज, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो अथवा कण हो,
उसके एक मोल में मात्राओं की वह संख्या होती है जो कि उसके ग्राम में उसके परमाणु अथवा आणविक द्रव्यमान के बराबर होती है। तो जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जब भी हम मोल संकल्पना की बात करेंगे तो किसी भी चीज के लिए, चाहे वो परमाणु हो, अणु हो, आयन हो अथवा कण हो, मोल उसके लिए एक मात्रात्मक संख्या है। तो वह संख्या मैंने आपको बता दिया है, वो संख्या है 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है कि यह जो संख्या है उसके ग्राम या आणविक द्रव्यमान के बराबर होता है। तो ये कैसे होता है, यानी कि इस परिभाषा को हम कैसे समझेंगे, आइए मैं आपको मोल समीकरण के द्वारा समझाता हूँ। तो आपको अगर मोल समीकरण लिखने आ गया तो आप आसानी से क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लोगे और इस परिभाषा को भी समझ जाओगे। तो आइए देखते हैं कि मोल समीकरण होता क्या है। तो जैसे यदि हम बात करें किसी भी पदार्थ के मोल समीकरण के बारे में, तो कोई भी पदार्थ हो, चाहे ठोस हो, चाहे द्रव हो, चाहे गैस हो, ठीक है। तो यदि हम उसका एक मोल लेते हैं तो उसका एक मोल बराबर होता है 6.022 इंटू 10⁻23 के। वहीं अगर हम इसका भार ग्राम में लेते हैं तो जितना भी उसका भार दिया होता है, अगर तत्व है तो उसका हम परमाणु भार लेंगे, यदि अणु है तो उसके परमाणु भार में अणुओं की संख्या से गुणा कर देंगे, और यदि यौगिक है तो सभी तत्वों के परमाणु भारों को जोड़ देंगे। तो आइए देखते हैं कि कैसे मोल समीकरण को हम लिख सकते हैं। तो एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा तो आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। जैसे यदि मैं बात करूं एक मोल हाइड्रोजन की, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्या है, परमाणु है। तो हम लिखेंगे एक मोल हाइड्रोजन परमाणु बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 हाइड्रोजन परमाणु। अब यह किसके बराबर होगा, तो अगर हम ग्राम में देखें तो हम सभी जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, एक होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 ग्राम हाइड्रोजन परमाणु। आइए एक और मोल समीकरण देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन अणु यानी कि H2। तो यदि हम इसका एक मोल लिखें यानी कि 1 मोल H2 अणु बराबर, तो इसके लिए भी वैल्यू वही होगा 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पर हम लिखेंगे H2 अणु। बात आपको समझ में आई, मतलब कि परमाणु, अणु, आयन, आपको ये ध्यान देना है जैसा कि पीछे हम लोगों ने परिभाषा में देखा था। अब यदि हम इसके भार में देखें तो यहाँ पर हम जानते हैं कि हाइड्रोजन का परमाणु भार होता है 1, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो 1 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 ग्राम H2 अणु। आइए एक और मोल समीकरण देखते हैं, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु, तो ये बराबर किसके होगा, सेम वैसे ही 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु के, ठीक है। अब यहाँ पर भार की बात करें तो यहाँ पर भार लिखेंगे, हम सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन का परमाणु भार कितना होता है 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16 ग्राम ऑक्सीजन परमाणु, ठीक। अब यदि हम बात करें 1 मोल O2 की, तो O2 यहाँ पर क्या है, अणु है। तो 1 मोल O2 अणु बराबर कितना होगा, सेम 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, O2 अणु, ठीक है। ऊपर हमने देखा परमाणु था, नीचे क्या है, अणु। लेकिन अगर हम बात करें द्रव्यमान की, तो द्रव्यमान कितना होगा, चूंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार 16 है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 परमाणु है, तो 16 गुणे 2 बराबर कितना हो जाएगा, 32 ग्राम O2 अणु। तो आप देख सकते हैं कितना सिंपल सा है मोल समीकरण। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आइए मैं आपको बिना फार्मूले के मोल कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए प्रश्नों को सॉल्व करना बताता हूं। बस आपको मूल समीकरण लिखने आना चाहिए, जो मैंने पीछे आपको बताया। बड़ा ही सिंपल तरीका है। तो आइए क्वेश्चन को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए। तो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहले आपको काम करना है कि आप मोल समीकरण लिखेंगे, और मोल समीकरण लिखना मैंने पीछे आपको बताया है कैसे लिखेंगे। मैं इस क्वेश्चन के थ्रू पहले आपको समझा देता हूँ। तो जैसे यहाँ पे बात किया है 2 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान निकालिए, तो मैंने पीछे बताया था कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु बराबर कितने के बराबर होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन परमाणु के, ठीक है। और यदि ग्राम में इसका भार देखेंगे तो भार कितना होगा, 16 ग्राम, क्योंकि ऑक्सीजन का परमाणु भार होता है 16। यहाँ पर मोल समीकरण में आप देख सकते हैं कि 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार है 16 ग्राम, ठीक है। तो जब 1 मोल ऑक्सीजन परमाणु का भार 16 ग्राम है, तो 2 मोल का कितना होगा, 2 गुणे 16 कर देंगे तो आएगा 32
ग्राम। कितना सिंपल सा है, केवल हमने मोल समीकरण से ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। तो चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है 18.066 गुणे 10 की घात 23 H2O अणु में जल के कितने मोल है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले सबसे पहले काम आपको करना मोल समीकरण लिखना है। आप कुछ मत करिए, मोल समीकरण लिखिए। ठीक, किसके बारे में पूछा हुआ है, H2O के बारे में पूछा हुआ है, तो हम पहले मोल समीकरण लिखते हैं कि एक मोल H2O बराबर कितना हो जाएगा 6.022 इंटू 10 के पावर 23 H2O। ठीक, अब इसके बाद भार निकालेंगे। तो H2O की बात किया है तो हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 और कितने अणु है 2। ठीक है, तो 1 गुणे 2 करेंगे, ऑक्सीजन का कितना होगा 16, तो करेंगे 18 ग्राम H2O आएगा। ठीक, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मोल की संख्या और अणुओं की संख्या के बीच क्वेश्चन पूछा हुआ है, यानी कि क्वेश्चन में पूछा है कि 18.066 गुणे 10 के घात 23 कितने मोल के बराबर होगा। तो मोल समीकरण में आप देख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 अणु बराबर है 1 मोल H2O के। आप देख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जो H2O है, आप देख सकते हैं कि 6.022 इंटू 10 के पावर 23 जो H2O है वो कितने के बराबर है, 1 मोल H2O के बराबर है। ठीक, तो एक अणु H2O बराबर कितना हो जाएगा 1/6.022 इंटू 10 के पावर 23 के। तो एक अणु H2O में मोलों की संख्या इतनी है, तो 18.066 गुणे 10 की घात 23 H2O अणु में कितनी संख्या होगी। तो जब एक अणु में इतना है तो 18.066 गुणे 10 की घात 23 में क्या होगा, क्या करेंगे हम इतने का मल्टीप्लाई करेंगे, और जब मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 मोल H2O। आप सॉल्व करके देख सकते हैं।